गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका लेसन 2 चैप्टर 2 आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नया लेसन है वह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं उसको। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्षेत्रफल सदिश यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर को यानी कि आप लोग क्षेत्रफल वेक्टर को समझ गए तो आपके लिए चैप्टर आसान हो सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आखिर ये एरिया वेक्टर होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई कागज़ है, इसको आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, ठीक है। अगर इसको हम कुछ देर के लिए दरवाज़ा मान लें, इसको अगर हम कुछ देर के लिए दरवाज़ा मान लें और इससे आपको पास होना है तो आप ऐसे पास होंगे, ठीक है, यानी कि इसके सतह के लंबवत ही पास होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे पास होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे निकलेंगे और ऐसे पास होंगे, हो ही नहीं सकते। आप जब भी पास होंगे इसके सतह के लंबवत ही होंगे, इस दरवाजे के लंबवत ही होंगे। बात समझ में आई? तो अगर इस पर परपेंडिकुलर देखा जाए तो परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है। बात समझ में आई? एक तो ऐसे हो सकता है या तो एक तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक ले लें, सतह ले लें, तो इस सतह का कुछ तो कुछ क्षेत्रफल होगा ही। बोलिए स्टूडेंट्स, इस सतह का कुछ तो कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस सतह का कुछ तो कुछ क्षेत्रफल होगा। और मान लीजिए इस क्षेत्रफल की, ठीक है, इस क्षेत्रफल की जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ दिशा होगी। मान लीजिए दिशा ये है, यूं, ठीक है, और ये दिशा होगी, ये हमेशा कैसी होगी? यह दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जब परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ में आई? और जो दिशा होती है उसको n कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये ए क्या है? इस क्षेत्रफल का परिमाण है। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेक्टर ए इक्वल टू n कैप इंटू ए, ठीक। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स आपका n कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन a, ठीक। n इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर a इज इक्वल टू n कैप इंटू a, यही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए, देखिए सरफेस जो होते हैं, पृष्ठ जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्टूडेंट्स ओपन सरफेस। ओपन सरफेस, ओपन सरफेस जो होता है स्टूडेंट्स, वह हमेशा 2 डायमेंशनल का होता है, यानी कि 2D होता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है स्टूडेंट्स, वह होता है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। जो क्लोज्ड सरफेस होता है स्टूडेंट्स, वह हमेशा 3D होता है, ठीक है। तो अगर हम ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस को फिगर के माध्यम से समझें, कैसे समझेंगे, लेकिन यहाँ उसको समझने से पहले और यहाँ जान रहे हैं, अगर मान लीजिए जो फील्ड लाइंस होती हैं, क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, अगर क्रॉस करेंगी तो कैसे करेंगी? कुछ इसी तरह से तो क्रॉस करेंगी। बोलिए,
कुछ यूं ही तो क्रॉस करेंगे, बोलिए कि ऐसे क्रॉस करेंगे, कभी ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, जब भी क्रॉस करेंगे तो यूं करेंगे। बात समझ में आई? एक दिशा होती है उनकी, बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्लोज्ड सरफेस की, या फिर ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस होता क्या है। ओपन सरफेस हमेशा 2D होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, और यह हमेशा क्या होता है, कोई खुली चीज हो, कोई खुली वस्तु हो, जैसे आप साइकिल का पहिया देखें हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, दोनों तरफ से ओपन होता है। आप चूड़ी देखे हैं जो औरतें पहनती हैं, कोई कंगन या कोई कड़ा, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। वही होता है ओपन सरफेस, वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा 2D होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये कोई पृष्ठ हम ले लें, जब कोई हमने सरफेस ले लिया, ठीक, ये हमने कोई सरफेस ले लिया, ठीक है। अगर इसमें से हमको पास होना है, ठीक है, सरफेस मान लिया हमने, दरवाजा मान लिया इसको, अगर इसमें से आपको पास होना है, एक तो आप ऐसे पास होगे, ठीक है, और एक तो आप ऐसे पास हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसकी दिशा इस तरफ भी हो सकती है, इसकी दिशा इस तरफ भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी दिशा होगी स्टूडेंट्स, बात समझिएगा, जो इसकी दिशा होगी वह हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कहते हैं ओपन सरफेस, बात समझ में आई। और यह हमेशा क्या होता है, 2D होता है। यह हमेशा कैसा होता है, 2D होता है। जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे फिगर बना रहे हैं अभी, इसका एरिया वेक्टर का, वो कैसा था, वह था ओपन सरफेस का ही, यानी कि 2D। हम ब्लैक बोर्ड पे 3D तो बना नहीं सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि ओपन सरफेस में, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओपन सरफेस में दोनों दिशाओं को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, दोनों दिशाओं को कंसीडर किया जाता है, ठीक। अब क्लोज्ड सरफेस की बात कर लें, क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, जैसे गेंद पूरी तरह से चारों तरफ से बंद होता है, फुटबॉल चारों तरफ से बंद होता है, ये सब क्या है, ये सब क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। जैसे फिगर हम ले लें, देखिए स्टूडेंट्स, ये चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ से बंद है। जैसे माचिस का डिब्बा मान लें, तो माचिस का डिब्बा क्या होता है, माचिस का डिब्बा चारों तरफ से बंद होता है। तो ये देखिए, ये चारों तरफ से बंद है कि नहीं है, ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें से जो दिशा मान लीजिए होगी, अगर ये अंदर की तरफ है, ठीक है, जो दिशा है अगर अंदर की तरफ है तो कभी भी उसे कंसीडर नहीं किया जाता, बात समझ में आई। और यदि दिशा बाहर की तरफ है, ठीक है, हमेशा उसे कंसीडर किया जाता है, यानी क्लोज सरफेस में बाहर वाली दिशा को हमेशा कंसीडर किया जाता है, और जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, बात समझ में आई। इसे ही कहते हैं हम एरिया वेक्टर, बात समझ में आई। अब हम चर्चा करेंगे सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल, बात समझ आई। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे सॉलिड एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स घन कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, घन कोण, हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स घन कोण, बात समझ में आई। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए, किसी गोले का क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर, किसी गोले का क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर
कोण आंतरित करता है, एक कोण आंतरित करता है जिसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे यानी कि घन कोण को, सॉलिड एंगल को हमेशा ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू नहीं बोलते हैं इसे बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या कह रहा है? किसी गोले का क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र, ठीक है, किसी गोले का क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है जिसे घनकोण कहते हैं। बात समझ में आई? किसी गोले का क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है जिसे घनकोण कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम फिगर के माध्यम से देखें, जैसे मान लीजिए यह कोई गोला है। क्या है? यह कोई गोला है। बात समझ में आई? यह क्या है? यह कोई गोला है। ठीक, अगर हम इस गोले का कुछ भाग ले लें, मान लीजिए हम इस गोले का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला गोला है, इसके सेंटर पर, यानी कि जो बड़े वाले गोले के सेंटर पर कुछ तो कुछ कोण बनाएगा। इस गोले के सेंटर पर, यानी कि यहाँ पर, ये छोटा वाला जो गोला है, इस गोले के सेंटर पर, यानी कि यहाँ पर कुछ तो कुछ कोण बनाएगा, और जो कोण बनेगा वो बिल्कुल गोलाकार होगा। स्टूडेंट्स, बात समझ में? ये जो कोण बनेगा वो बिल्कुल क्या होगा? गोलाकार होगा। इसका एरिया मान लेते हैं, ये जो छोटे वाले गोले का जो एरिया है वो हम मान लेते हैं DA है। ठीक है, और इस बड़े वाले गोले का एरिया हम मान लेते हैं A है। बात समझ में आई यहाँ तक? यानी कि इस बड़े वाले गोले में से हम कुछ भाग ले लिए, और इस भाग, ये जो छोटा वाला गोला है, कुछ भाग ले लिए, और ये छोटा वाला गोला है क्या करेगा? इसके सेंटर पर, यानी कि बड़े वाले गोले के सेंटर पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। ठीक है, और जो कोण बनेगा वो हमेशा रखिएगा वह गोलाकार बनेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं DW। ठीक है, बात समझ में आई? इसे हम बोलते हैं आंतरिक घन कोण। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वो होगी R। बात समझ में आई? इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वह होगी R, स्मॉल r। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि कोण बराबर, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आई? इसको मिटा रहे ऊपर से। अब देखिए, अगर इस छोटे गोले की बात करें तो लिख सकते हैं, छोटे गोले के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू DA बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कैसे होगा? यह भी एक लाइन है, यह भी एक लाइन है, इसको R कितना हो गया? यह हो गया R स्क्वायर। बात समझ में आई? अब लिखेंगे बड़े गोले के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। बात समझ में आई? क्या होगा? क्योंकि हम बताए थे जब भी कोई चीज बड़ी, जब भी कोई बड़ी चीज फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का, यानी समाकलन का यूज करते हैं। ये हो जाएगा d
डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो ये होगा ओमेगा और इसका हो जाएगा 1/r स्क्वायर और ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी कि जो गोला है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो लिख सकते हैं गोले का, चूंकि गोले का, इसको हम लिख सकते हैं चूंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ, बात समझ में आई, चूंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4πr स्क्वायर। बात समझ में आई, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा, ओमेगा इज इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। बात समझ में आई, 4πr स्क्वायर स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये दो छोटे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि इस चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 2, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अभी आप लोग इसको समझें बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम लोग नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि।